नमस्कार, मैं शशांक शर्मा और आप देख रहे हैं सरल भारत। सरल भारत में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ शख्सियत जुड़ी हैं, उनका नाम एक हिंदी जगत साहित्यकार में बहुत बड़ा है। आपने जाने अनजाने में उनका कहीं ना कहीं किताबें उनकी पढ़ी होंगी। मैं स्वागत करता हूं भूमिका द्विवेदी जी मैम का। मैम मैम आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत आपका भी बहुत स्वागत है। तो मैम आप कुछ बताइए, आपकी जो शुरुआत, आपकी स्टडी कहाँ से हुई थी? आप कैसे एक हिंदी के बारे में लिखने लगे, किताबों के बारे में? देखिए, मैं मूल रूप से इलाहाबाद की हूँ। मेरी जन्मस्थली इलाहाबाद की है। मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई वहीं की है। हालांकि कई जगह और पिता थोड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो थोड़ा सा पहाड़ देखा है बहुत बचपन में, बहुत बहुत छोटे में। मेरे ख्याल से प्रेप टू 3 ये अल्मोड़ा में थी। फिर थोड़ा बड़े हुई 8th 9th में थोड़ा अलर्ट हुई दुनिया, मतलब या बातें याद रह जाने लगी, तो बंगलौर जाना आना बहुत हुआ। तो परवरिश मेरे ख़्याल से कई जगहों पर हुई है, पर मूल रूप से मैं इलाहाबाद की हूँ। मेरी जन्मस्थली इलाहाबाद की है और इलाहाबाद, जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वो बहुत साहित्यिक शहर है। वो बहुत आध्यात्मिक, वो बहुत धार्मिक, वो बहुत राजनीतिक, सांस्कृतिक समृद्धि वाला शहर है। तो अब ऐसे शहर में अगर आप रहेंगे तो उसकी हवा आपको लगेगी, आप उसकी मिट्टी, आप उसके पानी से प्रभावित होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलाहाबाद की ज़मीन ने, इलाहाबाद के खुशगवार मौसम ने, इलाहाबाद की इन सारे क्षेत्रों ने बहुत समृद्धि किया, चेतना दी, थोड़ी सी बताया। क्योंकि अगर आप देखें, चूँकि आप लोग तो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप लोगों ने पुणे का दौरा ज़रूर किया होगा। वहाँ पर आप किसी भी चौराहे, किसी भी गली में निकल जाइए, आपको एक बहुत बड़ा सा संस्थान दिखाई देगा। वो कभी साइंस का होगा, कभी वो टेक्नोलॉजी का होगा, कभी वो इंजीनियरिंग का होगा, अब तो जर्नलिज्म के भी बहुत सारे हो गए हैं। तो इलाहाबाद में आपको ये नहीं मिलेगा। आपको इलाहाबाद की हर गली, हर चौराहे, हर सड़क पर क्या मिलेगा? किसी न किसी बड़े साहित्यिक, किसी न किसी बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व का साया मिलेगा। आपको उनकी सरपरस्ती मिलेगी। वहाँ पे हर आदमी, बेटा क्या चाहिए, क्या नहीं पढ़ाई पढ़ पा रहे हो, क्या नहीं आ रहा है। तो बहुत हम्बल लोग हैं। जैसे कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, तो ये विनय मिलती है। एक गुरूर है इलाहाबादी होने का, वो अपनी जगह है, लेकिन विनय, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, अपनापन, सरपरस्ती किसी को कैसे दी जाती है, ये आप इलाहाबाद के लोगों से सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे जो बिल्कुल फटे हुए कुर्तों में और फटे हुए झोले और हवाई टूटी चप्पलों में इलाहाबाद शहर में आए थे। कई बार तो पिताजी के पास आए हैं बहुत सारे लोग, जिन्होंने अब नाम बनाया है। ठीक है, उन्होंने प्रपंच भी किए होंगे बहुत सारे बाद के ज़माने में, लेकिन सरपरस्ती इलाहाबाद देती है। तो अब ऐसी जगह जब मेरा जन्म हो रहा है, उसकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मुझे अपने यहाँ पनाह दे रही है, पढ़ा रही है, शिक्षाएं दे रही है, तो इससे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा लगता है मुझे। और कुछ घरेलू माहौल भी था। पितामह हमारे थे साहित्यिक अभिरुचियों वाले व्यक्ति थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। बाद के समय में उन्होंने वकालत शुरू की थी, जज भी हुए थे। तो उन्होंने बहुत काव्य गोष्ठियाँ कराई। तो हम लोग जब छोटे छोटे से बच्चे थे, तो हम लोग अपने यहाँ सफ़ेद चादरें, लाल मसनद, गाँव तकिया, केवड़ा जल, पीकदान, पानदान, गुलकंद, ये सब सजा हुआ देखते थे जब कविता गोष्ठी हो रही होती थी। तो इस माहौल में परवरिश हुई है, ये तरबियत मिली है। तो चेतना, शौक़, आरंभ यहीं से है। तो मैम आपकी जो ग्रेजुएशन थी वो कहाँ से हुई थी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट था, और डिप्लोमा उर्दू का उस वक्त लिया हुआ था, ले तो रही मैम थी। आपकी लेखिका ये रुचि कैसे आपको की जागी, और ये आपने कैसे अपना टैलेंट ढूंढा, ये कैसे हुआ, ये शुरुआत कैसे हुई? हाँ, ये अच्छी बात आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आप हर वक्त अगर साहित्यकारों से घिरे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी साहित्यकार बन जाएंगे, बल्कि कई बार तो अरुचि हो जाएगी। अरे भगवान, बहुत हो गया, अभी चलो कुछ नया ढूंढते हैं। जैसे नीलाभ के परिवार के लोगों में है, नीलाभ अकेले ही हैं जो साहित्य से इतना इन्वॉल्व हैं। ये ऐसे हुआ कि दिल्ली आई मैं, JNU में आगे पढ़ाई करने के लिए। तो बहुत खला एक अचानक पैदा हो गई, बहुत ज़्यादा। कोई है ही नहीं इलाहाबाद का, इलाहाबादी बोलने वाला,
इलाहाबादी समझने वाला, टेम्परामेंट समझने वाला कोई नहीं है जिसे हम अपने दिल की हर बात बता सकें। तो क्या करें? तो भाई पढ़े लिखे लोग क्या हैं भाई, लैपटॉप खोलो, किताबें खोलो, पढ़ो और लिखो। तो भाई पढ़ने लिखने भेजा गया था तो लिखना यहाँ से शुरू हो गया। पढ़ते हुए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, लिखना यहाँ से शुरू कर दिया। तो पहली किताब मेरी जो थी वो मैंने उपन्यास शुरू किया था, आसमानी चादर थी वो, और वो जेएनयू के मेरे कमरे से ही शुरुआत हुई है। पहली कहानियाँ भी जो 2-4 छपी हैं वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है इसी से ये मैम आसमानी प्रारंभ यहीं से हुआ है। जी जी, आसमानी चादर है ये मैम की पहली किताब जिसके बारे में मैम जिक्र कर रही थी, आसमानी चादर। मैम आप इसके बारे में कुछ बताइए। आसमानी चादर देखिए, ये लिखा तो सबसे पहले है लेकिन प्रकाशित ये दूसरी किताब के तौर पर हुई है। ये आसमानी चादर एक उपन्यास है। इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुछ स्मृतियाँ, ये तीनों का समायोजन किया है। थोड़ा संतुलन बिठाने की कोशिश की है क्योंकि जिस लड़की की ये कहानी है, अच्छा इसके लिए मैं आपको कुछ मज़ेदार बात बताऊंगी। बिल्कुल मैम। क्या हुआ कि नामवर सर को मैंने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई थी क्योंकि ये उस वक्त प्रोसीजर में था जिस वक्त मैं इस पर काम कर रही थी और नामवर सर से भेंट हो जाती थी। मेरा छोड़, ये कोई प्रोजेक्ट था या आपका मन था? नहीं, ये बिल्कुल मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी दिनचर्या थी, ये मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी घट रहा था, जो कुछ भी मैं आसपास देख रही थी उसका निरूपण था। ये डेफिनेटली कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये मेरी कला का आईना था। ओके जी। तो नामवर सर को फिर मैंने उस वक्त ये दिखाया। तो इसमें जो लड़की है वो बहुत शराब पीने वाली लड़की है, बहुत शराब पी रही, क्योंकि मैंने जेएनयू में ऐसे लोगों को देखा आकर। तो बल्कि सर ने एक बार कहा नामवर जी ने कि तुम्हें तो भूमिका, जब ये किताब आए इसका नाम रखना चाहिए एक शराबी लड़की की आत्मकथा। तो मैंने कहा सर ये क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा थी, इसकी है, ये क्या, एक गधे की आत्मकथा तक थी, शराबी लड़की की कहाँ से आ जाएगी? नहीं सर ये ठीक नहीं है। बोलते हैं बेटा तुमने लिखा तो कुछ ऐसे ही है। तो मैंने कहा सर मैंने जो देखा वही। हाँ बेटा जेएनयू का माहौल तो बड़ा परिवर्तित है, कहाँ तुम इलाहाबाद की लड़की, इस तरह से बात हो रही थी। तो फिर यही एक घटना ज़रा सी थी। तो ये किताब जो है ये उस समय जब मैं बहुत बहुत अकेली थी, कुछ कहानियाँ भी उस दौरान लिखी थी, बहुत सॉलिड कहानियाँ वो आई थी। जो पहली कहानी जैसे प्रकाशित हुई थी काला गुलाब, लिखी थी रेड लाइट वर्सेस रेड लाइट एरिया, लेकिन प्रकाशित काला गुलाब पहले हुई थी। इसी तरीके से जो प्रकाशित पहले हुई है वो बोहनी हुई है, मेरी पहली किताब हिंदी की वो बोहनी हुई है। ये उपन्यास ज़रूर है लेकिन दूसरी किताब और पहला उपन्यास है ये, ऐसा है। मैम आपने टोटल 14 बुक्स आप बता रहे थे, 14 बुक आप लिख चुकी हैं। मैम आप एक मेरी बहुत, जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा भी था, मुझे जो बहुत पसंद आई थी किराए का मकान, आप उसके बारे में कुछ बताइए कि वो एक जो आपने उसमें लिखी हैं चीज़ें, वो क्या सोच थी और आप क्या एक नोटिस देना चाहते थे एक इस जगत को, जो आने वाले लोग हैं उनको? देखिए किराए का मकान मेरा दूसरा उपन्यास है जो प्रकाशित हुआ है, चौथी किताब है। किराए के मकान में आर्थिक विषमता तो है ही, जैसा कि नाम से जाहिर है कि समवन इज़ टेनेंट एंड समवन इज़ हाउस होल्डर, मालिक है। तो इसके साथ साथ इसमें जो चीज़ें दिखाई है उसमें एक युवा होती लड़की का संघर्ष दिखाया है, एक ऐसे संभ्रांत परिवार की छीछा-लेदर दिखाई है कि वो इतना संभ्रांत तथाकथित है लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है। अपनी पत्नी को उसने निकाल के फेंक दिया है, उसे दूसरी औरत के संग रहना है। अब ये औरत जो है, कल्पना शर्मा नाम की औरत है, ये संघर्ष करती है, ये खड़ी होती है, ये अपनी बच्ची को बड़ा करती है, ये उसकी मेन कहानी है। इस पर 2 पीएचडी हुई है और मैं ये बात कह कर अच्छा भी मुझे लगेगा, हालांकि मेरी और भी किताबों को बहुत पसंद किया है, लेकिन किराए के मकान को मैंने बहुत सारे सीनियर्स को बहुत प्यार करते देखा है। यानी भूमिका तुमने जो वो लिखा है वो नहीं है। बाद की किताबों में मॉडर्निटी बहुत है भाई, अभी जब ज़माना आपका बदल रहा है तो हम बदली हुई चीज़ों पर लिखेंगे, लेकिन कुछ ये परंपरागत जो परिपाटियाँ चल रही थी, जो परंपराएं लेखन की चल रही थी, ये कुछ उस तरह की किताबें, शायद यही वजह है कि इस पर पीएचडी हुई।
ऐसा अभी बीएचयू में थी, अभी कल ही परसों लौट कर आई हूँ और फिर जा रही हूँ अभी। तो वहाँ पर भी थी, बीएचयू की लाइब्रेरी में थी ये किताब, वहाँ पे एक बुक फेयर लगा था, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने तस्वीर खींच कर दिया कि देखिए मैम आपकी ये किताब हमें मिली है यहाँ। तो अगर आपको किराए का मकान बहुत पसंद है तो मुझे इसकी, बहुत पसंद हाँ आई तो थी, इसकी मैंने go चर्चा through करा था। चाहूँ हो रहा है तभी शायद आपको कहीं से सुनने को मिला होगा। मैम मैंने उसमें देखा था किस तरह से उसमें एक दिखाया कि एक माँ अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती है, और वो जो बिल्कुल चीज़ आपने डिफ़ाइन करी ये बड़ा एक सीखने वाली चीज़ है। चाहे बिल्कुल आप पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, आप इससे सीखते हो। और मैम जो राज़दारी के ऊपर कुछ जो आपने उसमें लिखा है कि कैसे एक, मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट को लेके काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। आप चाहते हैं कि लड़कियां और जो बाकी के हैं वो आगे बढ़ें। जो उसमें देखा मैंने, उसमें भी ये चीज़ काफ़ी लगी, और ये भी पढ़ के किराए के मकान को भी देख के मुझे ये चीज़ महसूस हुई। इसका आप पे कुछ कहना है? हाँ, मैं इस पर ये कहूँगी कि आप केवल इन 2 कहानियों की ही बात ना करें। अगर बोहनी भी है, जी बोहनी मैम। भले एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है, वो बहुत सशक्त औरत है। गाँव कहानी आप देखिए, रेड लाइट रेड वर्सेस लाइट रेड, वर्सेस रेड मैं लाइट वही है इंडिया मैम में। ये। जी, जी जी, मैम, क्योंकि मैंने पढ़ा था, जी। वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा वो। जी, तो ये सारी बहुत शक्तिशाली औरतों का ज़माना है ये ज़माना औरतों का है। औरतें राज कर रही हैं, पार्लियामेंट में राज कर रही हैं, घरों पे राज कर रही हैं, सोसाइटी में राज कर रही हैं। ये औरतों का ही काल है, ये औरतों के लेखन का काल है। तो हमारी औरतें सशक्त क्यों नहीं होंगी? मेरे चरित्र सशक्त क्यों नहीं होंगे? मैंने पहले भी कई मर्तबा कहा है, एक बार मैं फिर कहूँगी कि मेरे जो चरित्र हैं वो चाँद की परियाँ या मंगल में रहने वाले एलियंस नहीं होते हैं, वो इसी सोसाइटी के लोग होते हैं। तो इस सोसाइटी में मैं औरतों को इतना जब शक्तिशाली देख रही हूँ, जब इनका एम्पावरमेंट इतना देख रही हूँ, तो मैं उन्हें अपने चरित्रों में लाऊंगी, ऑब्वियसली लाऊंगी। तो जैसा कि आपने जिक्र किया राजदारी का, यस मैम। हाँ, राजदारी बहुत अलग हटके कहानी है, वो बहुत अलग हटके है, बिल्कुल वो बिल्कुल उस तरह की कहानियाँ देखने को नहीं मिलती है। बहुत बोल्ड कहानी है, बहुत बोल्ड कहानी है। मुस्लिम समुदाय में ऐसा सुनने को देखने को प्रायः मिलता है, वो मुस्लिम बिरादरी से लाई हुई हाँ जी। कहानी है। जी हाँ, मुस्लिम बिरादरी से मेरा बहुत सारा लेखन अगर आप पूरा का पूरा समग्र देखेंगे तो आप उसमें से मेरे ख्याल से 35 से 50-60% तक आपको इस्लाम से इंस्पायर्ड मुसलमान चरित्र, मुसलमानी दुनिया देखने को मिलेगी। फुल फेस जो लिखा है वो तो नौशाद है, जो प्यार इसे भी खूब मिला, नौशाद को भी बिल्कुल मिला। मैम। और मैम जो आपने अभी एक बुक आप दिखा रही थी मुझे, जो कश्मीर से कश्मीर 370 हटने से बाद आपने जो लिखा है, उसके बारे में मैम आप कुछ बताइए। शिकारी और शिकारा। जो शिकारी मैम और शिकारा, ये अभी 19 जनवरी ये जो कश्मीर विस्थापन दिवस मनाया जाता है, इसमें ये रिलीज़ हुई थी। इसके पिछले साल माणिक कौल रिलीज़ हुई थी इसी दिन। वो 370 जब था था। उस ज़माने की थी, वो तब लिखी गई थी। पब्लिश भले ही अब हो रही हो, क्योंकि 370 हटे भी अब 2-3 साल हो गए हैं, अब वो भी हिस्ट्री जैसा इवेंट हो गया है टाइप्स। शिकारी और शिकारा में शांत कश्मीर दिखाया है। हालांकि अभी पिछले सप्ताह, पिछले माह से आप देख रहे होंगे फिर कश्मीर की घाटियाँ उबल रही है। कुछ घाटी काफ़ी में मौत हुई बहुत, हैं। इतनी मौत हो कश्मीरी रही है, पंडितों को फिर मारा चुन जा चुन रहा के है। मारा जा रहा है। इतने सुंदर सुंदर लोग मार दिए गए। अभी अभी एक लड़का यहाँ से कौन गया था, बैंक मैनेजर राजस्थान का, हाँ जी। इतना मतलब इतना कम उम्र का लड़का, उसको आपने मार डाला। टीचर्स। टीचर वो सूरज बाला, निशा बाला, वो मार दी गई। उसके पहले एक और है, एक बच्चे को मार दिया। मतलब कि एकदम घाटी तो फिर उबलने लगी। हालांकि कुछ आर्टिकल्स इस पर पढ़े और कुछ सोचा, कुछ समझा, कुछ लोगों से कश्मीर पर मैंने बात की, तो वो ये उनका ऐसा कहना है कि ऐसा उनका कहना है। देखिए ये क्योंकि ये बहुत बाद में बात उछलती है और बहुत कभी कभी मुद्दा बना लिया जाता है कि भूमिका ने ऐसा कहा। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग। मैम आप तो सब ऑब्जर्व करके हाँ, फिर अब जो आपको जी ठीक हाँ, लगता तो है अपनी समझ से लिखते हैं। लोगों ने ऐसा कहा कि ऐसा पाकिस्तान का कुछ स्ट्रैटेजी है कि दिल्ली पर और बीजेपी पर या मिस्टर मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल, उनकी कही हुई, उनकी बनाई हुई चीज़ों को हम डिस्ट्रॉय करें, उन पर भरोसा लोगों का, जनता का, खासकर कश्मीरियों का उठ जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। चुन चुन के बार बार मारे जा रहे हैं। अरे बताइए, स्कूल के बाहर आपने टीचर को मार डाला, कितनी टीचर्स बाकी रो रही थी, बिल्कुल वीडियोस मैम। देखे थे, इतना दर्दनाक है ये सारा।
बहुत सारे और मारे गए। तो ये है, तो ये भरोसा शायद उठाने के लिए ये सोची समझी साजिश है कि उसे दोबारा हवा दो, वो ठंडा नहीं मामला हो जाना चाहिए। तो अब ये शिकारी और शिकारा वाला जो अमन परस्ती, जो सुकून, जो माहौल अमन और शांति का दिखाया गया था, ये तो अभी बात पीछे हो जा रही है। अभी तो वो फिर उबलने लगी है। अभी तो तो मैम या इस पे आपने वैसे कुछ सोचा है कि मैं शिकारी सोच फिर बाहर आ गए? हाँ हाँ कुछ ऐसा आपने सोचा एग्जैक्टली हो? एग्जैक्टली। हालांकि यहाँ पे शिकारी एक प्रेमी था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जो नकारात्मक शिकारी नकारात्मक हैं, शिकारी है। जो समाज को दूषित करने वाले, जो शांति और सौहार्द का सत्यानाश करने वाले शिकारी हैं, वो वाकई बाहर आ रहे हैं। और दोबारा सोचना पड़ेगा हम लोग, वो जो एकदम चैन से बैठ गए थे कि भाई अब तो सुकून है, अब तो सुकून है। अमन है, अब तो लाल चौक में भैया तिरंगा फहर गया है, अब तो वहाँ पे सिन्हा साहब, राज्यपाल जी हैं, वो सब देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यपाल साहब ने खुद कहा, गए वो पब्लिक से मिलने, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने ये कहा, यहाँ हर दूसरा आदमी संदेहास्पद दिखाई देता है, यहाँ हम अपनी छाया पर भरोसा नहीं कर सकते। ही हैज़ सेड दिस वर्ड्स। अगर उन्होंने इस तरह के सेंटेंसेस कहे हैं तो ये आम कश्मीरी के लिए कितना डरा देने वाली बात है, क्योंकि एक आदमी वहाँ का जो सर्वे सर्वा है वो ये डरा हुआ है इतना। तो हम लोगों को अब नया सोचना पड़ेगा कि मैं क्या नया लिखूं कि क्या करूं, ऐसा सोचना पड़ेगा। मैम कुछ आप लिखते हो इमोशनल हुए हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लिख रहे हो और ज़्यादा आपको लगा हो कि हाँ मैं खुद ही इमोशनल ही हो गई तो दुनिया क्या ही इससे ज़्यादा ही होगी? देखिए, जब भी कोई चीज़ इमोशनल कर गई है, अट्रैक्ट कर गई है, इम्प्रेस कर गई है, इन्फ्लुएंस कर गई है, प्रभावित कर गई है, तब लिखा है। ठीक है, बहुत इमोशनल किसी चीज़ से हुए हैं तो उसको लिखा ज़रूर है। यही है, अगर आप किसी पेंटर से बात करेंगे तो वो जिस चीज़ से इंस्पायर्ड, इन्फ्लुएंस्ड, इमोशनल हुआ होगा तो वो उसे अपनी पेंटिंग में लाएगा। तो लिखते वक्त हाँ, पितृपक्ष में आंसू एक आध बार आ गए थे। और जो बहुत इमोशनल है वो अभी मैं लिख रही हूँ, जिसमें मैं बहुत अटैच्ड हूँ। वो कुछ ऐसी कहानी है, एक दो लफ्ज़ मैम बता दीजिए कुछ। आने वाली कहानी पर। हाँ जी, बस एक लाइन चाहे, हाँ, ताकि एक क्यूरियोसिटी चरित्र उनके मन में भी जागे और हमारे मन में भी। बनारस पर है, बनारस पर लिख रही हूँ। एक ऐसा चरित्र है जिसे मैंने किताब में तो बार बार बनारसी लौंडा कहा है। इसे अपशब्द या असभ्य ना शब्द कहे जाएं। वो एक्चुअली बनारसी लड़का है और वो बेरोज़गार है, लेकिन उसने अपनी इस बेरोज़गारी का मातम नहीं मनाया, वो उस पर रोया नहीं। उसने अपने जैसे बहुत सारे लोग चुने और उसने एक बहुत अच्छी मंडली बनाई अपनी बनारसी। उसने बैंक बनाए, उसने क्लब बनाया, उसने आध्यात्मिक संस्थाएं बनाई, उसने जो माँ बहन की गाली ऐसे खुलेआम लोग दे दिया करते हैं, इनको रोकने के लिए उसने एनजीओ बनाए। तो मतलब कितना सकारात्मक है। अगर ये आदमी किसी सरकारी नौकरी में होता तो वो कितना फेरबदल कर सकता था, कितनी अच्छी दिशा देता सोसाइटी को। बिल्कुल मैम। लेकिन उसका पढ़ने में नहीं मन लगा, वो शायद 11वीं फेल या पास फेल रहा, ऐसा मेरा कोई चरित्र है। और प्रेमी जीव है और इश्क पर खूब बातें, उसको गालिब पर बातें, वेदांत पर बातें, ऋग्वेद पर बात, श्री राम पर, कृष्ण पर, रहीम पर, बुद्ध पर, ईसा, मूसा, मीना कुमारी, मधुबाला, जिस भी आप शख्स के का नाम लीजिए तो ही विल एक्सप्लेन यू वेरी विविडली, वेरी डीपली। बहुत, तो इस प्रकार का कोई चरित्र दिमाग में है कि अलग अलग चरित्रों को मैंने बहुत सारा डिपिक्ट किया है। अब कोई ऐसा चरित्र हो जिसमें सारे गुण हो, हीरो हो जो वाकई हाँ जी। है ना। और मैम जैसे आपकी एक स्मैक है, स्मैक है। तो मैम उसमें आपने कैसे मतलब 3-4 चीज़ें एक साथ जोड़ी कि एक नशे को लेके और मुंबई को लेके और फिर एक स्ट्रगलर को लेके, ये बिल्कुल। एक अगर हम खाली स्मैक लिखे तो शायद हम लाइन बना के ये सब कुछ लिख दे कि हाँ इसमें ये बात है, इसमें बात है। तो आपने कैसे ये चीज़ डिफाइन करी और हमें समझाने की इसे समझा? बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया सवाल तुम्हारा, ये बहुत अच्छी तरह से पूछा गया है। गुड ट्रेंड। थैंक यू। ऐसा हुआ कि स्मैक जो है, स्मैक कहाँ से शुरू हुआ इसको बता देते हैं तो ये आसान हो जाएगा। इंडोनेशिया की एक लड़की रूबी खानम मुझे एक बार एयरपोर्ट पर मिली थी, मुझे मुंबई के शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल। ऐसा हुआ था कि मेरी दिल्ली की फ़्लाइट थी और मैं ये सोचकर आ रही थी अपने यहाँ से, जो मैंने कैब बुक कराई थी, मुझे कहीं बोलने के लिए ही गई थी थिएटर पर। तो वहाँ से जब मैं आ रही हूँ तो
ये जो डोमेस्टिक है इसमें मैं गई कि भाई दिल्ली की उड़ान है तो यहीं से मिलेगी। पता चला नहीं, मेरी जो फ़्लाइट है वो आपको इंटरनेशनल वाले में मिलेगी। तो मैंने कहा अच्छा, फिर उधर गई तो छूट गई, क्योंकि बहुत टाइम ट्रैफिक मुंबई का रात को शाम को बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो वो छूट गई। अब मेरे पास अच्छा खासा एक लेखक या कोई भी क्रिएटिव आदमी जो हो, पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, जो कोई भी हो, फिल्म बनाने वाला हो, कोई फिल्मी जीवी हो, तो खूब वक्त मिल गया। अभी मैं एयरपोर्ट खूब देख रही हूँ, तो मैंने एक लड़की को कोने में बैठे रोते हुए देखा। जैसे अभी आपने मुझसे सवाल पूछा था इमोशनल वाला, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है मैं जी उस पर मैम। लिखती ज़रूर हूँ, और वो चीज़ खूबसूरत भी हो। ये लड़की सुंदर भी बहुत थी और बैठी रो भी रही थी, तो इमोशनल भी हो रहे थे कि अरे यार इतनी सुंदर लड़की क्यों रो रही है। बिल्कुल। क्यूरियोसिटी भी जाग गई, मामला क्या है भाई, क्या बात हो गई। तो उसके पास मैं बैठी थोड़ी देर, पहले ऐसे बैठी रही, देखती रही कि थोड़ा और रो ले, शायद खुद चुप हो जाए कि कोई बगल में बैठा है, पर वो हो करके रोती रही। तो मैंने उससे पूछा, तो उसको पता चला कि उसकी बैग में स्मैक मिल गया है, और उसकी फ़्लाइट जो है वो चली गई, और इसको पकड़ के वो लोग ले गए थे, और बड़ी मुश्किलों से और क्या क्या करके ये छूटी है। तो अब ये रो रही है कि हम किधर जाएं। तो मैंने कहा भाई तुम बॉम्बे आई क्यों थी, तुम तो इंडोनेशिया की हो। तो मैंने ऐसी में हंसी में यूँ ही कहा हीरोइन बनने आई थी क्या, क्योंकि अच्छी लग रही थी देखने में। तो बोली नहीं हीरोइन बनने आई थी, मैं अपने महबूब से मिलने आई थी। मुस्लिम लड़की थी, रूबी खानम, सुलेमान हाशमी चरित्र का नाम था। ये 2020 की किताब है। तो सुलेमान हाशमी, हमने कहाँ है तुम्हारा फिर सुलेमान हाशमी, तो बताई कि वो तो स्ट्रगल कर रहा है, वो मेरे संग नहीं रहना चाहता है। यहीं से ये कहानी हमने पकड़ी थी। स्मैक मिल गया, स्ट्रगलर का पूरा मिल गया, और वो लड़की का दुखड़ा मिल गया। तो ये इस तरह का, तो पूरा सुलेमान हाशमी का माहौल, कैसे किराए में कहाँ रहता था, क्या है, फिर बात बढ़ती गई, उपन्यास बढ़ता गया। फिर एंड क्या हुआ, अब वो आप पढ़ें और बिल्कुल। आपने जाना होगा। मैम जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में बहुत एक बड़ा मुद्दा छिड़ा है ये बॉलीवुड और तमिल के बीच की, ये भाषा को लेके, हिंदी भाषा को लेके। मैम आप हिंदी में लिखती हैं, हम भी हिंदी में बोलते हैं, तो मैम इसको लेके आपका क्या मतलब सोच है कि अगर आपकी बुक केरल जाएगी तो उन बेचारों को हिंदी में पढ़नी होगी, या मतलब क्या इस पे एक विचार है कि ऐसे अजय देवगन ने कहा कि नहीं हिंदी ही बोलनी चाहिए, तो वहाँ से साउथ के एक स्टार हैं, नाम थोड़ा उनका मुश्किल है लेना, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, जिसको जो लैंग्वेज आती है वो बोलें। तो इस पे मतलब आपका क्या है, क्योंकि आप तो लिखते भी हैं और आपकी बिल्कुल हिंदी भी बहुत बिल्कुल, अच्छी है, उर्दू भी, इतनी चीज़ें आपकी हैं। सब दुआएं हैं, सरपरस्ती है अच्छे अच्छे लोगों की। देखिए ऐसा है, मैं इस पर ये कहूँगी कि हाँ बिल्कुल हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और हिंदी मेरी मातृभाषा है, मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ। और तमिल या साउथ की किसी भी भाषा में, मलयालम हो, तेलुगु हो, जी कन्नड़ मैम। हो, किसी भी भाषा को अगर हम डब करके हिंदी में देख रहे हैं, मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। ये तो हिंदी का बिल्कुल मैम। वर्चस्व स्थापित करने हाँ वाली जी। एक चीज़ है। मैं अपनी आपको बात बताऊं, इसमें मुझे लगता है ये कॉन्टेम्पररी होगा। ये हुआ कि नामवर सर ही मुझे सबसे प्रिय व्यक्ति दिल्ली में मिले थे, तो उनकी बात मैं अक्सर ले आती हूँ बातचीत में, और नीलाभ सर भी। तो क्या हुआ कि उनसे जब मैं मिली तो मैंने उन्हें अपनी अंग्रेज़ी की किताब दिखाई। ये है वो पहली, द लास्ट द ट्रुथ। लास्ट ट्रुथ। द लास्ट ट्रुथ। लास्ट ट्रुथ जो है, जब मैंने उन्हें दिखाया, मैंने कहा ये देखिए सर, मतलब गर्व से आदमी बच्चा बताता है ना कि देखिए सर हमने ये भी किया हुआ है, तो मैंने दिखाया, सर देखिए मेरी किताब। तब सर बोले कि तुम इतनी अच्छी हिंदी बोलती हो, इतनी अच्छी तुम्हारी उर्दू है, तुम्हारी संस्कृत की बैकग्राउंड है, तुम क्यों इंग्लिश में लिख रही हो, तुम अपने आप को बर्बाद कर रही हो इंग्लिश में लिख रही हो, तुम बेटा इसमें आओ। फिर पीछे जब गए और लोगों के बारे में सुना, तो पता चला उपेंद्र नाथ अश्क साहब जो हैं पिताजी, ये भी जो है पहले उर्दू के राइटर थे, और उन्हें प्रेमचंद जी हिंदी में ले आए थे, है ना। तो ये, या अगर अजय देवगन क्या कह रहे हैं उसकी बात अलग है, वो अजय देवगन का अपना व्यू है, अपने ख्याल हैं। लेकिन अगर हिंदी का वर्चस्व है और वो भाषाएं, वो फिल्में हमारे यहाँ डब हो के दिखाई जा रही हैं, तो ये अच्छी बात है। और हम आपको बताएंगे इस मामले में, जो जज्बात होते हैं, जो एहसासात होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, ये यूनिवर्सल होती है ना। अगर आप किसी आदमी को रोता हुआ देख रहे हैं, वो कन्नड़ में रो रो के पीट रहा है छाती, तब भी आप कहेंगे ये दुखी है, इसकी दुख की क्या वजह है, वो इशारे से समझा देगा। मेन चीज़ होती है संप्रेषण,
है ना। भाषा हमारी मातृभाषा हिंदी है, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको बताऊंगी इसमें, केरल का एक आदमी, वो शुद्ध केरलाइट आदमी है, उसे हिंदी बिल्कुल भी पढ़नी लिखनी नहीं आती है। मेरे ख्याल से वो कहीं जय हिंद भी पढ़ता है तो वो ये कि कई जगह पढ़ा है, शायद ये वही है, ऐसा उसे लगता है। उसने मुझसे कहा कि हम आपको जानता है। हमने कहा आप हमें कैसे जानता है, हम तो हिंदी का आदमी है। तो वो उसने बोला कि आपका हमने वो कविता पढ़ा, नीला पर मैंने एक कविता लिखी थी और एक कविता प्रेम पर कुछ लिखी थी। तो हमने कहा कि ये कविता आपने कैसे पढ़ा, क्योंकि आप तो हिंदी नहीं जानता। तो बोला हमने किसी से कहा कि क्या लिखा है मैम ने, उसने मुझे खुद सुनाया कि देखो क्या लिखा है, और उसको पता चल गया। बताओ, मैं उसे पहली बार मिल रही थी, मैं जब केरल गई मैं उसे पहली बार मेरी मुलाकात थी, और वो मुझे जानता था। वो कहता मैं रोया पढ़ के। तब हम उस दिन मैंने कहा देखो, भाषा इज़ नेवर अ बैरियर बिटवीन एनीथिंग, है ना। बिल्कुल। और मैम अभी एक जो बुकर अवार्ड है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे मैम? ये पुरस्कार कोई भी हो, सम्मान का ही विषय वस्तु होता है। लेकिन हाँ, मैं अगर अपनी बात कहूँगी तो मैं ये कहूँगी कि मैं कभी किसी अवार्ड को टारगेट करके ना लिखती हूँ, ना सोचती हूँ, और ना कोई भी काम करती हूँ। ठीक है, मेरा टारगेट मेरे पाठक होते हैं। मेरे टारगेट हमेशा मेरे पाठकों का प्यार होता है, और वो मुझे भरपूर मिलता है। यही मेरे सबसे बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, क्योंकि अवार्ड्स में राजनीतियाँ बहुत होती हैं, जैसा कि मैं सुनती हूँ। मैंने तो अप्लाई ही नहीं किया है, मैं तो अप्लाई करती ही नहीं हूँ। वो जब किया था बोहनी वाला, तो तब नीला वॉज देयर, तो वो उसने पोस्ट की हुई थी तो मिल गया था ज्ञानपीठ वाला। मैंने कभी कहीं अप्लाई नहीं किया है। तो मेरे लिहाज से मेरे टारगेट सम्मान, पाठकों का प्यार वाला रहता है। और अब अगर कभी चाहेंगे, इच्छा होगी, तो मैं ये चाहूँगी कि वो हिंदी को मिले, उसे ट्रांसलेट करके ना दिया जाए। जब आप यही नहीं समझते हैं कि संवेदना शब्द का अर्थ क्या है, अभी हम आपको इमोशन बताएं, अब आपको सेंटिमेंट बताएं, आपको फीलिंग बताएं, तो क्या मतलब है। हम फिर नहीं कहेंगे, हम तो जज्बात लिखेंगे, हमको सबसे पसंद जज्बात शब्द है, हमको सबसे पसंद संवेदना शब्द है, हम तो ये लिखेंगे। अगर तुम ये नहीं समझते हो तो तुम ज्यूरी ही मेरी काम की नहीं है। वो ज्यूरी मेरे काम की नहीं है जो मेरी भाषा नहीं पहचानती, मेरी भाषा नहीं समझती। वो ज्यूरी मेरे काम की हो ही नहीं सकती। अब हम उस ज्यूरी के पास गए, भैया हमने अनुवाद करवाया है फलाने से, तुम हमें पढ़ ले हो। अरे तो तुम मेरा कहाँ पढ़ रहे हो, तुम तो जिसने अनुवाद किया उसका पढ़ रहे हो। और तो इसमें बहुत लंबी बहस हुई है, चल रही है। आपसे किसी लेखक या लेखिका ने ये बात कही थी कि आपको इसमें करना चाहिए या कुछ? बहुत लोगों ने कहा कि आपका तो या बहुत, फिर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि आप क्यों नहीं करते या कुछ भी? क्रिटिसाइज नहीं, इंस्पायर करने की बात होती है, प्रमोट करने की होती है भूमिका। आपको भी भेजना चाहिए, आपने तो इतना लिखा, सबसे मेरे एज की जो लड़कियां मैंने सबसे ज़्यादा लिख रखा है, तो आपको तो ज़रूर भेजना चाहिए। अगर वैरायटी है इतना ही कामों की, आप तो बराबर लगी हुई हैं, तो आपको बिल्कुल भेजना चाहिए। तो हमने कहा मैं ट्रांसलेट नहीं भेजूँगी, जब हिंदी ज्यूरी समझने लगेगी, उसमें हमारे हिंदी का एक आदमी बैठेगा, 2 आदमी बैठेगा, तब मैं भेजूँगी। ऐसे तो फिर हम पराधीन के पराधीन हैं। फिर हमारी वो जो आज़ादी और वो हमारा संविधान और वो 15 अगस्त और 26 जनवरी का मतलब ही क्या है? बिल्कुल मैम। है ना, हम तो पराधीन हैं। मैंने अपनी पहली ही किताब में लिखा था कि वो अंग्रेज़ी पढ़ाती थी लड़की, और जब भी वो हर महीने सैलरी लेने जाती थी तो वो उस पराधीनता को बड़े गर्व से मैं देखती थी। कहती थी हम लोग आज भी कितने वो हैं भिखारी, और दूसरी ज़बान को इतना वो कर रहे हैं, क्योंकि उसकी इज़्ज़त बहुत थी, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ा रही थी। अभी वो संस्कृत भी जान रही थी, उर्दू भी जान रही थी, उसकी उतनी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं थी। इंग्लिश है, उसकी सैलरी भी ज़्यादा थी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इतने ज़्यादा हैं, कितनी कितनी तनख्वाह और कितने कितने पैसे उठा रहे होते हैं लोग। तो वो ये कहती थी कि हम अपनी पराधीनता का उत्सव मना रहे हैं इस सैलरी से, क्योंकि ये सैलरी हमको पराधीन भाषा सिखाने के लिए मिल रही है ना। तो हमारी वो ज्यूरी ही मेरे लिए वर्थलेस है, सीधी सीधी, उसका कोई मतलब नहीं है, मैं अर्थहीन है, जो हिंदी नहीं जानती। अभी हमें तुम्हारी भाषा में तुम्हारा इनाम लेने आएंगे तो तुम्हारी भाषा में लिखेंगे। अरुंधति को मिला था बुकर, आई वॉज हैप्पी। अडिगा को मिला था वाइट टाइगर पर, मैंने पढ़ा था, तुरंत खरीद के पढ़ा था, क्योंकि मैं उस समय इंग्लिश में काम कर रही थी, तो मैंने तुरंत लिया था। तो इन लोगों को जब मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनकी भाषा, हमारा आदमी तुम्हारी भाषा में तुम्हारा इनाम ले गया लिख कर, तब मुझे अच्छा लग रहा है। अभी जब हिंदी की ज्यूरी बुकर में बैठने लगेगी तो मुझे बुकर की वैल्यू समझ में आएगी। क्या पैसे से तो भैया दाऊद इब्राहिम के पास से जितना पैसा है इतना किसी के भी पास नहीं। आप कहो वो तो सबसे सम्मानित है, इतना पैसा मिल रहा है। दिस इज़ नॉट द वे टू थिंक। मैम ये मेरा एक आखिरी एक आपसे चाहता हूँ कि आप इस पे कुछ बताएं
कि जैसे आजकल के मेरी जो साथ हैं मेरे कलीग्स वगैरह जितने भी हैं, सब ये कई मेरी फ्रेंड्स हैं जो लिखती हैं, कई बार ये भटक जाते हैं। ऐसा उन मेरे से पूछते हैं कि कुछ ऐसे यूट्यूब पे वो वीडियो बना रहे होते हैं, उनको नहीं मिल पाते, कहते हैं हम भटक रहे हैं। तो मैम उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी, या फिर जो आप जैसा बनना चाहते हैं कुछ आप संदेश देना चाहेंगी उनके लिए? अभी तो मैं इतनी बड़े कोई मकाम पे नहीं पहुंची हूँ नहीं कि मैम, कोई कोई ये कहे ऐसा कि मैं नहीं जैसा है। क्योंकि मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारी तरह बनाना चाहती हूँ। नाम रखा है कईयों ने भूमिका। बहुत आश्चर्य करने वाले ये मुद्दे हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी को अपनी फ्रेंड समझ के और अपनी बहन समझ के छोटी सलाह दूंगी तो मैं ये कहूँगी, कभी किसी लालच में ना फंसे। ये जो दिल्ली माया नगरी है, ये जो बम्बई माया नगरियाँ हैं, ये आपको लुभाती है, आपको लालच देती है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को कैश कराती है, आपका शोषण करती है। ये जब आपका शोषण हो रहा होता है आपको पता नहीं चल रहा होता है। आप तो फलाने पे बहुत भरोसा करके बैठे हुए होते हैं, है ना? भरोसा नहीं करो तो शोषण होने की संभावना ही नहीं पैदा होगी। तो उनसे मेरा बस यही कहना है कि अपने पेरेंट्स की बातों को, जो भी वो गांठ बांध के घर से चली होंगी, जब भी पेरेंट्स विदा करते हैं एक बच्चे को, एक बच्ची को अपने शहर से, अपने घर से डोली में बिठा के, ट्रेन में बिठा के, जिस भी माध्यम, जिस भी तरीके से, तो कुछ शिक्षाएं ज़रूर देते हैं। उन्हें याद रखें, वो बहुत काम आती है, पूरी ज़िंदगी काम आती है। तो वो किसी लालच में नहीं फंसेंगी, क्योंकि यहाँ लालची जाल फैलाए बहुत सारे बैठे रहते हैं, तो कहीं कहीं कोई उलझ ना जाए। तो उनको मैं ये राय दूंगी कि ठीक है, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है, आज आपकी फेसबुक पर, आपके इंस्टाग्राम में, आपकी सोशल मीडिया में रीच कम है, लाइकिंग कम है। आप हतोत्साहित ना हो, आप निराश ना हो, आप काम करते रहें अपना, है ना? जब पहला उपन्यास कभी मैंने लिखा था और उसको पब्लिश होने में सोच रही थी बहुत, मुझे याद है कि मैं एक कुएं के पास एक प्रकाशक था दिल्ली में, वहाँ तक गई थी, तो वो पूरा रोमन में लिखा हुआ था। आज इतने उपन्यास आए, बहुत सम्मान से लोगों ने छापा, मांग मांग के छापा, छाप रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो हम भी तो वैसे ही थे ना, हम कभी किसी के जाल में नहीं आए। हम कोशिश उन लोगों ने की, भूमिका जी शाम को आती, हम लोग बैठते, चाय कॉफ़ी होती, कुछ और होता, तब हम सोचते, तब हम इस पर डिस्कशन करते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने बेहतर समझा कि ना अभी प्रकाशित हो, होल्ड ऑन बट डोंट गो दिस वे। तो ये है कि लालच में अपने कोई शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी का इस ब्रह्मांड में कोई शॉर्टकट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको समय का इंतज़ार करना पड़ता है, आपका परिश्रम रंग लाता ही है। तो जैसा कि मैम ने इतनी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई कि कोई भी कामयाबी के लिए शॉर्टकट नहीं होता है, और हम मैम ने इतनी सारी अपनी बुक से रिलेटेड बातें बताई, इतना कुछ हमें आज सिखाया। धन्यवाद मैम, हमें इतना कुछ बताने के लिए और इतना कुछ शेयर करने के लिए। बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद, आपकी पूरी मंडली, आपकी पूरी टीम। देखिए, मंडली Thank you so much, नकारात्मक ma'am. शब्द नहीं है, मैं बहुत अच्छी नहीं, नहीं, रूप ma'am, में बिल्कुल। लेती हूँ। तो बहुत आप सबको बहुत धन्यवाद, इतनी प्रचंड धूप में आए, और काफ़ी समय से ये पेंडिंग था, बल्कि आप कह सकते हैं मैं बनारस से दिल्ली और जिन कामों में आई, एक काम ये भी था कि भाई इंटरव्यू उन लोगों को देना है। काफ़ी दिनों से आपके एडिटर साहब से कोऑर्डिनेट हो रहा था, आज हो गया। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोग को बधाई, बहुत you so much, शुभकामनाएं आगे के लिए। ठीक है। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम हमारे सरल भारत से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।